क्लासरूम ऑफ द इलाइट का ईयर 3 आ चुका है और इसके फर्स्ट वॉल्यूम को किसी भी तरीके से खराब बोला नहीं जा सकता। इसमें कुछ कूल और फनी मोमेंट्स तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंटेंस और एक्साइटिंग सीन्स भी हैं। हालांकि वॉल्यूम 2.5 ने बहुत हाइप और एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया था और जिससे नए वॉल्यूम में लोगों की एक्सपेक्टेशंस नए लेवल पर जा पहुंची थी, लेकिन ये वॉल्यूम उन सारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया है। ईयर 3 वॉल्यूम 1 बहुत सारे फ्लोज के साथ आया है और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये क्लासरूम ऑफ द इलाइट के टॉप 5 वॉल्यूम्स में अपनी जगह नहीं बना पाएगा, लेकिन फिर भी ये न्यू वॉल्यूम अच्छा है जो हमें एक क्लियर डायरेक्शन दे रहा है कि आने वाले फ्यूचर इवेंट्स में क्या क्या हो सकता है एंड ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो चलो आज की वीडियो में इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर तुम लोगों ने इस नए वॉल्यूम को पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि इस वॉल्यूम का ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन यही बताना चाहता है कि आयानो कोजी के ट्रांसफर होने से पूरे स्कूल में सभी का क्या रिएक्शन है, और इन सब में उसके दोस्त, उसके पुराने दोस्त, उसके दुश्मन और तो और उसके टीचर्स भी इंक्लूडेड है। लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्शन पूरे वॉल्यूम में होरिकिता का दिखाया गया है। वो खुद को दोष देने लगी है कि आयानो कोजी ने उसके वजह से ही क्लास ट्रांसफर लिया है और इसके वजह से उसके मन में कई सारे नेगेटिव थॉट्स आ पहुंचे हैं, जिससे वो स्पेशल एग्जाम में कुछ खास नहीं कर पाई और इचिनोज़ु की क्लास से हार जाती है। होरिकिता का अपने मन को दोष देना उस सभी परेशानियों का नतीजा है जो उसने पिछले 2 साल में आयानो कोजी को दिए थे। उसे लगता है कि वो काफी अच्छी नहीं है, इसलिए आयानो कोजी ने उसे छोड़कर ज्यादा प्रॉमिसिंग क्लास में चला गया है। सबसे बुरा तो ये है कि आयानो कोजी ने उसे सीधा आंसर भी नहीं किया है कि उसने आखिर क्लास छोड़ा ही क्यों है, और इससे होरिकिता के अंदर और भी बड़ा कियोस क्रिएट हो रहा है। इस सब के साथ साथ होरिकिता की इनसिक्योरिटी एंड फियर उसके सामने आने लगती है। वो अक्सर अपने आप में खो जाती है और क्लियरली नहीं सोच पाती है, जो और भी खराब होते जाता है जब वो स्पेशल एग्जाम में हार जाती है। इस बार होरिकिता को पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि आयानो कोजी अब उसके साथ नहीं था। लेकिन होरिकिता अकेली नहीं है जो गिल्टी महसूस कर रही है। चाबासेरा सेंसे को लगता है कि आयानो कोजी ने क्लास इसलिए छोड़ा है ताकि होशिनोमिया वाले मामले को वो संभाल सके। उन्हें लगता है कि आयानो कोजी ने सबके लिए जिम्मेदारी उठाई थी, इसलिए उसने सबके लिए क्लास छोड़ा है। इवन हारुका के लिए ये सवाल है कि क्या आयानो कोजी ने क्लास इसलिए छोड़ा क्योंकि हारुका ने उसे दोबारा दोस्त बनने के लिए प्रेशर किया था और जिससे उनका ग्रुप फिर से रिज्यूम हो सके। उनमें से कोई भी ये नहीं सोचना चाहता है कि आयानो कोजी ने अपने खुद के फैसले के रूप में क्लास छोड़ा है, जबकि उन्होंने काफी समय उसके साथ बिताया है। उन्हें सच में ये नहीं पता है कि आयानो कोजी के दिमाग में पूरे टाइम क्या चल रहा है। लेकिन इन सब में कोएंजी ही एकमात्र इंसान है जो आयानो कोजी के रियल इंटेंशन को समझता है, और ये वैसे भी आयरोनिकल है कि कोएंजी आयानो कोजी को उसके सारे दोस्तों से ज्यादा अच्छा से समझता है। वैसे ट्रांसफर क्लास रिएक्शन के लिए हमें किनुगासा सेंसे की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि आयानो कोजी का ट्रांसफर किस तरीके से क्लास को इफेक्ट करेगा और कैसे उन्होंने क्लास को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो लोग उसकी एबिलिटी को सबसे ज्यादा समझते हैं, जैसे होरिकिता और मात्सुशिता, उनके पर्सनैलिटी का अचानक बदलाव हो जाता है। मात्सुशिता ज्यादा चुप हो चुकी है और स्माइल भी कम करने लगी है, जबकि सूडो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगता है जैसे कि वो पहले हुआ करता था। जो लोग बस उसके दोस्त थे उनकी कोई खास चेंजेस नहीं होती है, लेकिन मन ही मन उन्हें उसकी केयर है और वो गिल्टी महसूस कर रहे हैं, जैसे हारुका। और जो लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते उन्हें पहले तो शॉक लगता है, लेकिन जल्द ही वो सब नॉर्मल हो जाता है और सब भूल जाते हैं, और ये क्लास का मेजॉरिटी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें रिट्रीट कर रहा है क्योंकि इन बेवकूफ़ों को अभी तक पता नहीं है कि आयानो कोजी क्या चीज़ है, लेकिन ये बस हमें ये बताता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आयानो कोजी के बारे में कितना कम पता है। इवन फनी बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं वो सबसे पहले रिकवर हो जाते हैं, जबकि जो लोग पहले इसे ज़्यादा नहीं केयर कर रहे थे उन्हें धीरे धीरे उसका असर महसूस होता है। आयानो कोजी का ट्रांसफर उनको सीधा किसी अर्थक्वेक की तरह नहीं मार रहा है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे बिल्डअप होता है और एक सुनामी बन जाता है। हम देख सकते हैं कि कैसे होरिकिता ने वॉल्यूम के एंड तक रिकवर कर लिया है, जबकि वो जो डोंट केयर स्टूडेंट्स थे उन्हें स्पेशल एग्जाम में हारने के बाद अपने अंदर डिस्टर्बेंस महसूस करना शुरू किया है। आयानो कोजी का ट्रांसफर का असर हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जल्द ही ये लोग समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या खोया है, और वो वक्त होगा जब उनके रूस की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। होरिकिता पहली थी जो ये महसूस कर रही थी और पहली थी जिसने रिकवर भी किया है। वैसे उसे 3 लोगों की जरूरत पड़ी थी उस स्टेट से निकलने के लिए, कुशिदा, इबुकी और आखिर में के। कुशिदा ने अपने हार्श वर्ड से उसे ट्रीट किया, इबुकी ने अपने वायलेंस से और के फाइनली अपने सॉफ्टनेस से। जैसे आयानो कोजी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि होरिकिता हमेशा किसी न किसी पर भरोसा करेगी, चाहे वो क्लास में रहे या छोड़ के जाए। के जरिए होरिकिता को ये समझ आता है कि वो अकेली नहीं है जो आयानो कोजी को खो चुकी है।
उन दोनों का दर्द एक है और एक दूसरे के दर्द को समझकर ही उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सीन मुझे उस समय की याद दिला रही है जब फर्स्ट ईयर में के ने होरिकिता को आयानोकोजी पर भरोसा करने के लिए सलाह दी थी। तब होरिकिता को ये डर था कि अगर वो आयानोकोजी पर ज्यादा भरोसा करेगी तो वो उसे धोखा दे देगा और उसके वर्ड्स को यहाँ सच साबित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ के को उस वक्त लगा था कि उसे अब कुछ डर नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसने आयानोकोजी पर भरोसा किया और उसके वर्ड्स को गलत साबित किया गया है। दोनों ने आयानोकोजी पर भरोसा किया और उसने उन्हें धोखा दिया है। कम से कम अब उनके पास एक दूसरे का भरोसा करने के लिए कोई तो है। आयानोकोजी का ट्रांसफर उतना स्मूथ नहीं था जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब तक आयानोकोजी का ट्रांसफर होता है सबने सोचा था कि वो क्लास को अपने कंट्रोल में कर लेगा, लेकिन जब तक पॉइंट्स गैदर किए गए और सबने मिलकर आयानोकोजी के लिए पॉइंट्स कलेक्ट किया तब हमें पता चलता है कि ये लोग आयानोकोजी पर भरोसा नहीं कर रहे। एकमात्र हाशिमोटो ही था जो उसे अपना लीडर बनाना चाहता था, जबकि बाकी सब उस पर शक कर रहे थे। फिर भी आयानोकोजी के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो पूरी तरीके से अलग है जो क्लास डी के स्टूडेंट्स के साथ होता है। क्लास ए के स्टूडेंट्स का जो पेशेंस और कामनेस था वो आयानोकोजी को प्रूव करने का एक मौका दे रहे थे। कोई भी उसे यूजलेस या मॉक नहीं कर रहा था, सब बस वेट कर रहे थे कि आयानोकोजी क्या कर पाता है नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम में। जैसे ही आयानोकोजी नए क्लास में एंटर करता है तो हमें कई नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे शिराइशी आसुका। हर दूसरी लड़कियों की तरह ये भी आयानोकोजी में इंटरेस्ट दिखाती है। वो सोशेबल है लेकिन इसे इनोसेंट पूरी तरीके से हम लोग नहीं कह सकते। शिराइशी एक ऐसी कैरेक्टर के रूप में दिखाई गई है जो अपने क्लास में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, लेकिन उसका वॉइस, फैटिश और साइड स्टोरी ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे चल के वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, खास करके उसका सीक्रेट रिलेशनशिप सकायारुगी के साथ है। अगर शिराइशी का सीट आयानोकोजी के साथ है तो उनका ज्यादा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा हमें आगे जाके। लेकिन सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो है मोरिशिटा। मोरिशिटा की एंटिक्स और सरप्राइजिंग एक्शन ने इस वॉल्यूम में अलग लेवल का कॉमेडी बढ़ा चुका है, लेकिन वो सिर्फ जोक मेकर नहीं है, उसके एक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। मोरिशिटा ने ओपनली आयानोकोजी के लिए अपनी डिस्ट्रेस दिखाई है, उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो क्लोज से उसे ऑब्जर्व कर रही है और आयानोकोजी से सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी वो पूछती रहती है। उसका तरीका थोड़ा अनयूजुअल हो सकता है, लेकिन वो अपने क्लास के लिए ये सब कर रही है। मोरिशिटा को एक ग्रे कैरेक्टर कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक हमें उसके माइंड के बारे में कुछ बताया नहीं गया, ना ही हमें पता है वो आयानोकोजी की दुश्मन बन सकती है या एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेटर भी बन सकती है। पर हम बस ये उम्मीद करते हैं कि वो वैसे नहीं बने जैसे बाकी लड़कियों ने की है जो बस फैन सर्विस के लिए है। अब बात करते हैं नए स्पेशल एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्योंकि एग्जाम ज्यादा एकेडमिक्स पर फोकस कर रहा था। रेन की क्लास को डिसएडवांटेज हो गया था और पिछले वॉल्यूम 9 के सेकंड ईयर एग्जाम की कंपैरिजन में ये एग्जाम थोड़ा अनफेयर लगता है। पेयरिंग भी स्ट्रेंज थी। आयानोकोजी के क्लास जिसका एकेडमिक्स को सबसे हाईएस्ट था वो रेन के क्लास के साथ पेयर हो गया जिसका एकेडमिक्स को सबसे लोएस्ट था। अगर ये एग्जाम थोड़ा फेयर होता तो आयानोकोजी के क्लास को होरिकिता के क्लास के अगेंस्ट होना चाहिए था और मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था। इससे उसका डेप्थ और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता। कुछ भी हो, इस बार लक भी रेन के साथ नहीं था और अगर ये एक्सपेल्शन का कंसेप्ट भी होता तो इस एग्जाम में ज़्यादा पेनल्टीज हो सकती थी जैसे वॉल्यूम 1 के सेकेंड ईयर आर्क में थी। इंटरेस्टिंग चीज़ तो थी ये पेनल्टी पॉइंट सिस्टम फॉर माइनॉरिटी बैटल्स। होरिकिता क्लास वर्सेस इचिनोजे क्लास वैसे उतनी खास नहीं थी क्योंकि होरिकिता क्लास एक लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स पर डिपेंड करती है, जबकि इचिनोजे क्लास को आयानोकोजी का हेल्प मिल गया था जो इजीली उनके प्लान्स को प्रेडिक्ट कर सकता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बैटल तो आयानोकोजी और रेन के बीच हुई थी। रेन की क्लास जो पहले से जानती थी कि वो लोग यहाँ पे जीत नहीं सकते, उन्होंने अपने एग्जाम को साइड कर दिया और एक नया तरीका अपनाया जीतने का। रेन ने आयानोकोजी को स्पाई करने के लिए एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को हायर किया था और फिर उसने 100 पेनल्टी पॉइंट्स उसके ऊपर लगाए थे। आयानोकोजी ने ये सब पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए वो कुछ नहीं करता, रेन को अपना प्लान्स का बेनिफिट देने दिया। रेन को ये समझना होगा कि आयानोकोजी को अंडरएस्टिमेट करना उसका बड़ा मिस्टेक है। आयानोकोजी ने रेन को हर बार अपनी इंटेलेक्ट और क्रिटिकल थिंकिंग से हराया है और इचिनोजे क्लास का फुल कोऑपरेशन भी सिक्योर कर ली है। रेन को अपने आप को बदलना होगा और अगर वो सब से डिस्कशन करे तो वो अपनी क्लास को ज़्यादा फॉर्मेडेबल बना सकता है। आखिरी बात जो एड्रेस होनी चाहिए वो है कीटो। अगर पूरी क्लास आयानोकोजी को अपना लीडर मान भी लेती है तो कीटो एक एक्सेप्शन है, वो उसे अपना लीडर नहीं मानेगा। कीटो क्लास सी का मसल है और एग्जाम में परफेक्ट स्कोर करना उसे कन्विंस करने के लिए काफ़ी नहीं है। इससे आयानोकोजी ने डिसाइड किया कि वो कीटो को उसी की भाषा में समझाएगा जहाँ वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। अगर आयानोकोजी उसे आसानी से जीत भी जाता है तो भी कीटो आयानोकोजी को कभी पूरा तरीके से एक्नॉलेज नहीं करेगा। कीटो के बारे में जो हम जानते हैं वो हमारे लिए इनफ नहीं है ताकि हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। कीटो को लगता है कि आयानोकोजी एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है क्लास
के लिए, लेकिन अगर आयनोकोजी अपने पर्सनल गोल्स के ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लगेगा तब कीटो उसे नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं इचिनोज़े के बारे में। इचिनोज़े ने इस वॉल्यूम में काफ़ी अटेंशन लिया है। जैसे ही हमने देखा कि वो कैसे लास्ट वॉल्यूम में धीरे धीरे बदल रही है, इचिनोज़े ने इस वॉल्यूम में अपनी पोटेंशियल को दिखाया भी है। इचिनोज़े का डेवलपमेंट थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन उसका नया कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर उसे पहले के सिंपल और काइंड हार्टेड गर्ल से डेफिनेटली बेहतर बनाता है, जो हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था। इचिनोज़े का चेंज सिर्फ एक सिंपल लव से ज़्यादा है, वो अब ऑब्सेशन जैसा फील होता है। वो आयनोकोजी को प्रेज करते हुए उसकी हर बात को एडोर करती है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। इचिनोज़े को पता है कि आयनोकोजी उसे सिर्फ यूज कर रहा है, लेकिन वो खुशी खुशी अपने आप को यूज होने दे रही है। आयनोकोजी को अपने फायदे के लिए वो भी यूज कर रही है। यहाँ वो केस से काफी अलग है कि आयनोकोजी पर पूरी तरीके से डिपेंड थी, लेकिन इचिनोज़े और आयनोकोजी का रिलेशनशिप म्यूचुअल बेनिफिट्स पर है। इचिनोज़े बिल्कुल भी होपलेस नहीं है आयनोकोजी के लिए। अपने कन्वर्सेशन में इशिका के साथ उसने ये बताया है कि वो अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं देगी, क्योंकि कुछ चीज़ें तभी ज़्यादा टेस्टी होती है जब वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर इंजॉय की जाती है। इचिनोज़े को आयनोकोजी के ट्रू नेचर के बारे में पूरी तरीके से पता है और उसे व्हाइट रूम के बारे में शक भी है। मुझे लगता है कि वो आयनोकोजी के अंदर के एक और हिस्से को टच करना चाहती है। हो सकता है कि वो अपने लव को और गहरा करना चाहती हो, लेकिन हम बस ये उम्मीद करते हैं कि वो गहराई में ज़्यादा ना चली जाए। आयनोकोजी और इचिनोज़े का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर आयनोकोजी दिमाग है तो इचिनोज़े उसका नर्वस सिस्टम है। आयनोकोजी को अपनी लिमिट्स का पता है जब वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, इसीलिए उसने इचिनोज़े के साथ एलियंस बनाया है ताकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए। इचिनोज़े बड़ी स्मार्ट और उसका सोशल सर्कल ज़्यादा है। के साथ एक सिंगल सीन ने ऑलरेडी उसकी कैपेबिलिटीज को प्रूव कर दिया है। अगर आयनोकोजी के पास इचिनोज़े है तो उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है। उनकी कोऑपरेशन ने ऑलरेडी क्लास के बीच फुल सपोर्ट जीत लिया है। एक चीज़ जो मुझे इस वॉल्यूम में खराब लगा है वो है नागुमो का मेंशन ना होना। याद करो वॉल्यूम 12.5 में आयनोकोजी को जब एक लेटर मिलता है जिसमें एन लिखा था, तो सब ने सोचा था कि ये उसे नागुमो ने भेजा है, उसका यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है। एक और चीज़ जो मुझे खराब लगा है वो है कोएंजी का सीरियस चीज़ में इन्वॉल्व ना होना इस वॉल्यूम में। कोएंजी के फादर और आत्सुमे के बीच का जो बेट था, एक हाइप मोमेंट था वॉल्यूम 12.5 में, तो इस बात का कोई पे ऑफ ना मिलना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ये वॉल्यूम टेंशन और इम्पैक्ट में थोड़ा वीक लगता है जब हम इसे वॉल्यूम 1 सेकेंड ईयर आर्क के साथ कंपेयर करते हैं। वहाँ टेंशन धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था और हुसैन का नाइफ वाला सीन तक पहुँच गया था। ये वॉल्यूम सब जगह कॉन्फ्लिक्ट से भरा था, इसलिए इसने उतनी गहराई नहीं छोड़ी जो बाद में लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस वॉल्यूम में बहुत पसंद आई है और जो काबिल तारीफ है वो है किनुगासा सेंसे का पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। हम धीरे धीरे व्हाइट रूम का सीक्रेट देख रहे हैं इचिनोज़े के थ्रू। मोरिशिता जो सुबासा की कन्वर्सेशन एक्सीडेंटली सुन लेती है और आयनोकोजी जो युकी को याद कर रहा है, ये सब कॉन्फ्लिक्ट आयनोकोजी के पास्ट को एक्सपोज कर सकता है। या हो सकता है कि आयनोकोजी खुद अपने पास्ट को किसी को बता दे। अगर आयनोकोजी ने ये सच बताया तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में कुछ चेंज एक्सपीरियंस करेगा और हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो चेंज अच्छा हो। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का अपना पार्ट इस वॉल्यूम में बहुत दिखाई दिया गया है। किनुगासा सेंसे ने पहले कहा था कि वो थर्ड ईयर कैरेक्टर्स पर फोकस करेंगे, लेकिन लगता है कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के पास भी अभी 1 या 2 कॉन्फ्लिक्ट्स है जो उन्हें सॉल्व करना है। हुसैन अभी भी आयनोकोजी से फाइट करना चाहता है। सुबाकी युकी की स्टोरी में इंपॉर्टेंट होगी और सुबासा इचिका और इशिगामी का व्हाइट रूम से रिलेटेड अपना पार्ट होगा। वॉल्यूम का एंड एक सीक्रेट कन्वर्सेशन के साथ होता है सुबासा और सुखशिरो के बीच, जो प्लॉट को और ज़्यादा मिस्टीरियस बना देता है। सुबासा ने कहा था कि वो आयनोकोजी को ऑब्जर्व करेगी, लेकिन इशिगामी और नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट उनके लिए एक हिंड्रेंस बन सकते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हम स्पेकुलेट कर सकते हैं बस उनकी शॉर्ट कन्वर्सेशन के बेसिस पर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि हम फाइनली ट्रैक पर वापस आ चुके हैं। हम अब ऐसे वॉल्यूम नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें क्लियर डायरेक्शन नहीं है, जैसे सेकेंड ईयर आर्क के लेटर हाफ में था। थर्ड ईयर आर्क अब एक एक्चुअल डायरेक्शन के साथ स्टार्ट हो गया है, जो शायद आयनोकोजी के गोल और उसके एनरोलमेंट की मिस्ट्री पर फोकस करेगा। इसके साथ सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द थर्ड ईयर आर्क का इंतजार करना डेफिनेटली वर्थ इट होगा। तो तुम लोग मुझे अब बताओ कि तुम लोग को ये न्यू वॉल्यूम कैसा लगा और तुम लोग वॉल्यूम 2 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे क्या होगा। अपने थॉट्स एंड इंटरेस्टिंग थ्योरीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे तुम लोग शेयर करो। एंड इस वीडियो को आज यहीं करते हैं रैप। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी नए थ्योरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।